हेलो दोस्तों एंड वेलकम। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए है। हम डाइव करने वाले हैं डिलन थॉमस की एक छोटी सी पर बहुत ही पावरफुल पोएम में जिसका नाम है दिस ब्रेड आई ब्रेक। अब टाइटल से लगता है कि ये सिर्फ रोटी और वाइन के बारे में होगी, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। ये कविता हमारे रोजमर्रा के कामों के पीछे छिपी एक गहरी और अक्सर अनदेखी सच्चाई को सामने लाती है। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम मिलकर इसके मीनिंग के गहराइयों में उतरते हैं। पोएम की लाइंस पर जाने से पहले मैं चाहता हूं आप 1 मिनट के लिए इस सवाल के बारे में सोचें। आपकी प्लेट में जो खाना रखा है उसकी कहानी क्या है? कभी सोचा है? हम सब उसे बस एक चीज की तरह देखते हैं, हंगर मिटाने की चीज। पर डिलन थॉमस हमें फोर्स करते हैं कि हम इसे एक हिस्ट्री की तरह देखें, एक ऐसी कहानी जो शायद उतनी सिंपल है नहीं जितनी हमें लगती है। और तो चलिए फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं। अब देखिए, थॉमस यहाँ कोई पीसफुल सुंदर से खेत का सीन नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उल्टा वो हमें सीधा एक वायलेंट प्रोसेस के बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ नेचर को हमारी ज़रूरत की चीज़ों में बदलना किसी अटैक जैसा लगता है। शॉकिंग है ना? ये देखिए पोएम की ओपनिंग लाइंस, दिस ब्रेड आई ब्रेक वॉज वंस द ओट। थॉमस हमें क्या याद दिला रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये रोटी जिसे हम इतनी कैजुअली तोड़ देते हैं, ये कभी खेत में लहलहाता एक जिंदा जई का पौधा थी। और ये वाइन, ये कभी अंगूरों के अंदर धड़कते हुए लाइफ का हिस्सा थी। पर जरा इस ट्रांसफॉर्मेशन के टोन पर ध्यान दीजिए, ये कितना अग्रेसिव है। ओके, अब इन फ्रेजेस को जरा गौर से देखते हैं। पहला है लेड द क्रॉप्स लो। इसका मतलब सिर्फ फसल काटना नहीं है। ये फ्रेज वॉर की लैंग्वेज है, जैसे किसी दुश्मन को हराकर उसे जमीन पर गिरा दिया हो। और फिर ये वाला तो और भी शॉकिंग है, ब्रोक द ग्रेप्स जॉय। अंगूर की खुशी को तोड़ दिया। सोचिए, थॉमस ने ये नहीं कहा कि अंगूर तोड़े गए, उन्होंने कहा उनकी खुशी को तोड़ा गया। इससे ये सिंपल हार्वेस्टिंग का काम एक वायलेंट एक्ट बन जाता है, जैसे लाइफ और जॉय को खत्म किया जा रहा हो। तो फर्स्ट स्टैंजा की इस वायलेंस के बाद अब थॉमस हमें टाइम में पीछे ले जाते हैं, एक ऐसे वक्त में जब सब कुछ बिल्कुल अलग था। सेकेंड स्टैंजा प्रेजेंट की इस क्रुएल्टी और पास्ट की लाइफ के बीच एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट खड़ा करता है। जरा सुनिए इसे। वंस इन दिस टाइम वाइन द समर ब्लड नॉक्ड इन द फ्लैश। ये जो शब्द है ना वंस, ये वंस अपॉन अ टाइम जैसा फील देता है, एक खोई हुई मैजिकल दुनिया की कहानी। यहाँ वाइन को समर ब्लड कहा गया है, यानी गर्मी का खून जो नसों में धड़क रहा था। और जई, ओट, वो हवा में मैरी थी, मतलब खुश थी। ये वो नेचर है जो लाइफ और जॉय से भरपूर था इंसान के इंटरफेयर करने से पहले। ये स्लाइड इस कॉन्ट्रास्ट को और भी क्लियर कर देती है। देखिए, लेफ्ट साइड में है पास्ट, एक जिंदा दिल दुनिया, ओट इज मैरी, समर ब्लड इज नॉकिंग। और राइट साइड में है प्रेजेंट, जहां इंसान डोमिनेट कर रहा है। मैन पुल्ड विंड डाउन, मैन ब्रोक द सन। सोचिए, ये सिर्फ पोएट्री नहीं है, ये एक एक्यूजेशन है, एक इल्जाम कि इंसान ने सिर्फ फसल नहीं काटे, उसने तो हवा और सूरज जैसी नेचुरल फोर्सेस को भी झुका दिया, उनकी स्पिरिट को खत्म कर दिया। अब ये इफेक्ट क्रिएट करने के लिए थॉमस एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस का यूज करते हैं, जिसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में हम इसे मानवीकरण कहते हैं, मतलब किसी नॉन लिविंग चीज को ह्यूमन क्वालिटीज देना। जैसे जब वो कहते हैं कि जई खुश थी या अंगूर में खुशी थी, ऐसा करके वो नेचर को कोई बेजान चीज नहीं बल्कि एक लिविंग बीइंग की तरह दिखाते हैं, जिसकी अपनी फीलिंग्स हैं। और इससे होता क्या है, इससे नेचर का डिस्ट्रक्शन और भी ट्रैजिक लगता है ना, जैसे किसी जिंदा चीज को मारा जा रहा हो। अब हम पोएम के सबसे क्रूशल टर्निंग पॉइंट पर आते हैं, थर्ड एंड फाइनल स्टैंजा। यहाँ थॉमस पूरी कहानी का फोकस सीधा हमारी तरफ, यानी रीडर की तरफ मोड़ देते हैं। अब ये कविता सिर्फ मैन इन जनरल के बारे में नहीं है। नाउ इट्स अबाउट यू एंड इट्स अबाउट मी। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। दिस फ्लैश यू ब्रेक, दिस ब्लड यू लेट। डिड यू कैच दैट? वो प्रोनाउन शिफ्ट। पोएट ने मैन शब्द को यू से रिप्लेस कर दिया है। वो अब हमें साइडलाइन पर खड़े होकर देखने नहीं दे रहे, नहीं, वो हमें इस एक्ट में पार्टनर बना रहे हैं। अब ये एक्यूजेशन जनरल नहीं रहा, ये पर्सनल हो गया है। इन फ्रेजेस की पावर को फील कीजिए। ब्रेड अब ब्रेड नहीं, फ्लैश है, मांस। वाइन अब वाइन नहीं, ब्लड है, खून। और जब आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो आप वेन्स में डेसोलेशन लाते हैं, मतलब तबाही, वीरानी। आप लाइफ को पूरी तरह एम्प्टी कर देते हैं। और वो लास्ट लाइन, माई वाइन यू ड्रिंक, माई ब्रेड यू स्नैप, यहाँ स्पीकर आई या मैन नहीं है, स्पीकर माई कह रहा है। इट्स एज इफ नेचर इटसेल्फ इज स्पीकिंग।
जैसे प्रकृति खुद बोल रही हो और सीधा आप पर उंगली उठा रही हो। तो इस पूरी पोएम का बिगर मीनिंग क्या है? थॉमस हमसे क्या फील करवाना चाहते हैं? ऑब्वियसली ये कविता सिर्फ फार्मिंग के बारे में तो नहीं है। चलिए अब इसकी डीपर मीनिंग और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। देखिए, ये पोएम लिखी गई थी वर्ल्ड वॉर II के ठीक बाद। ये वो टाइम था जब ह्यूमैनिटी ने टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के नाम पर मैस डिस्ट्रक्शन देखा था। तो पोएम में जो नेचर के अगेंस्ट वायलेंस और सैडनेस की फीलिंग है ना, वो उस दौर के डिसल्यूशनमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। ये पोएम असल में इंसान और नेचर के टूटते रिश्ते पर एक बहुत पावरफुल कमेंटरी है। तो चलिए क्विकली कोर थीम्स को समराइज करते हैं। नंबर 1, नेचर को कंज्यूम करना एक वायलेंट प्रोसेस है। नंबर 2, हमने एक जॉयफुल लिविंग नेचुरल पास्ट खो दिया है। नंबर 3, इंसान एनवायरनमेंट पर ब्रूटली डोमिनेट कर चुका है। एंड नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम सब यू एंड आई जो इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, हम इस डिस्ट्रक्शन के साइकिल में इक्वल पार्टनर्स हैं। मैं चाहता हूं कि ये फाइनल लाइन आपके साथ रह जाए। इसे एक बार फिर सुनिए। माई वाइन यू ड्रिंक, माई ब्रेड यू स्नैप। यहाँ पोएट की आवाज़ नेचर की आवाज़ बन जाती है। ये एक डायरेक्ट पर्सनल एक्यूजेशन है। यह हमें फोर्स करता है कि हम अपनी डेली लाइफ के सबसे सिंपल कामों के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचें। और फाइनली मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर ये कहानी सिर्फ एक रोटी के टुकड़े की है, तो उन बाकी सारी चीज़ों की कहानी क्या है जो हम हर रोज़ कंज्यूम करते हैं? हमारे कपड़े, हमारे फ़ोन, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, इनके पीछे क्या प्राइस पे किया गया है? डिलन थॉमस की ये छोटी सी पोएम असल में हमें अपनी पूरी दुनिया को एक ज़्यादा अवेयर और रिस्पॉन्सिबल आई से देखने का चैलेंज देती है। आई होप इस एनालिसिस से आपको डिलन थॉमस की इस डीप पोएम को समझने में हेल्प मिली होगी। ऐसे ही और लिटरेरी एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।